नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम द्वितीय वर्ष कला के द्वितीय प्रश्न पत्र नाटक और एकांकी के अंतर्गत प्रथम इकाई से भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसिद्ध नाटक अंधेर नगरी एक सफल प्रहसन है, इस कथन की समीक्षा करेंगे। भारतीय काव्यशास्त्र में नाटक में प्रहसन का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे शुद्ध और संकीर्ण नाटक नामक दो उपभेदों में बांटा जाता है। शुद्ध प्रहसन में भगवत, तापस, भिक्षु, क्षत्रिय आदि का किसी पाखंडी या नीच व्यक्ति के द्वारा परिहास किया जाता है, जबकि संकीर्ण प्रहसन में वैश्या, धूर्त, दुराचारी आदि के अशिष्ट वेश, चेष्टा, भाषा आदि का अभिनय दिखाया जाता है। इस आधार पर अंधेर नगरी एक संकीर्ण प्रहसन है। इसका मुख्य पात्र चौपट राजा शराबी, कामी, मूर्ख और दुराचारी है। वह अपनी भाषा, हाव भाव और आचरण से हास्य की सृष्टि करता है, इसलिए वह हास्य रस का आलंबन है। अंधेर नगरी नाटक सन 1981 में लिखा गया था और तब अभिमंचित भी किया गया था। सन 1960 में इसे प्रहसन के रूप में मंचित किया गया था और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसे सामान्य प्रहसन और निरुद्देश्य रचना मानकर इसकी समीक्षा की थी। तब उन्होंने इसका उद्देश्य हास्य विनोद माना था, लेकिन वास्तव में हास्य प्रधान दिखने वाले नाटक में तीखे व्यंग हैं, लेकिन ये व्यंग इतने चुभने वाले नहीं हैं जितने बंगला नाटककार माइकेल के थे। भारतेंदु के युग में प्रहसन लिखने का प्रचलन था, क्योंकि उस समय की ये ऐसी मांग थी। पारसी थिएटर को चुनौती का सामना इससे ही किया जा सकता था। नाटकों में हास्य की सृष्टि करने के लिए जिंदादिली, सहज बोध, लोक चेतना के साथ जिस झंझना देने वाली शैली की आवश्यकता होती थी, वह भारतेंदु में थी। इसीलिए उन्होंने समाज की कुरीतियों और शासन की व्यवस्था को मीठे व्यंग की औषध देकर उसका उपचार करने का प्रयत्न किया था। अंधेर नगरी के कथानक, प्रतिपाद्य, विषय, पात्र संरचना, चरित्र चित्रण, भाषा संवाद आदि से स्पष्ट है कि यह एक प्रहसन है। अंधेर नगरी का कथानक कल्पित है, जिसमें पुरानी उक्ति अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा को आधार बनाकर नई कथा वस्तु को प्रस्तुत किया गया है। इसके पात्र वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इसकी घटनाएं मात्र हास्य की सृष्टि ही नहीं करती, बल्कि यथार्थ का चित्रण भी करती हैं। पात्रों के कार्य, संवाद, आचरण, व्यवहार, हाव भाव आदि सबके द्वारा समाज का परिहासपूर्ण चित्र प्रस्तुत इसमें किया गया है। प्रहसन की मूल संवेदना के अनुसार भाषा और संवादों का प्रयोग किया गया है, जिसमें व्यंग्य और कटाक्ष ने प्रहसन को और भी तीखापन दे दिया है। अंधेर नगरी अनपढ़ और अपरिष्कृत रुचि वाले लोगों को नज़र में रखकर लिखा गया था। इसीलिए इसमें अलंकृत और तत्सम शब्दावली का अभाव है। सीमित शब्द ज्ञान वालों के लिए बोलचाल की भाषा ही श्रेष्ठ होती है। इसलिए भारतेंदु ने उनके स्तर की भाषा का ही प्रयोग इसमें किया है। इस नाटक की कथा वस्तु भी इस प्रकार की है जो अशिक्षित और अपरिष्कृत रुचि वालों के लिए अनुकूल है। महंत जी, उनके चेले, मंत्री, कोतवाल आदि सभी पात्र उनके स्तर के ही चुने गए हैं। इसमें हास्य को इतना महत्व नहीं दिया गया है जितना कि व्यंग को, लेकिन फिर भी हास्य कहीं नाटक से ओझल नहीं हुआ है। पहले दृश्य से हास्य प्रारंभ हो जाता है और चौथे अंक तक पहुँचते पहुँचते वो बढ़ जाता है। राजा की भाषा, तर्कविहीन बातें, मुद्राएं और चेष्टाएं सभी मिलकर हास्य की सृष्टि करते हैं। तरह तरह की तुकबंदियाँ, बोलचाल की उक्तियाँ, मुहावरे और शाब्दिक विडंबना
हास्य की सृष्टि करने में समर्थ हुए हैं। बकरी को बरकी, कुबरी को कल्लू को मल्लू कहकर हास्य की सृष्टि करने का इसमें प्रयास किया गया है। भारतेंदु ने अपने समाज में विद्यमान जाति भेद, छुआछूत और नाटकीयता पर व्यंग्यात्मक प्रहार किया है। जातिवाद और धर्म स्थलों में फैले भ्रष्टाचार को उन्होंने निशाना बनाया है। जैसे कि कहा है, ऐसी जात हलवाई जिनके 36 कौम हैं भाई, जैसे मंदिर के मितरिये वैसे अंधेर नगरी के हम। लेखक ने बनियों, ब्राह्मणों, महाजनों आदि समाज के ठेकेदारों की व्यंग के द्वारा पोल खोलने की सफलता इसमें प्राप्त की है। वह मानते हैं कि ब्राह्मण जाति पाति को भी टके से बेचने के लिए सदा तैयार रहते हैं। वे भी व्यापारी बन गए हैं, पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। देशवासियों के नैतिक पतन, आपसी बैर भाव, झूठी मर्यादा, जाति पाति आदि कुछ भी भारतेंदु के तीखे व्यंग से नहीं बच पाए हैं। अंधेर नगरी में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थितियों के व्यंग्यात्मक उक्तियों की भरमार है, लेकिन ये व्यंग कटु और प्रत्यक्ष नहीं है। ये रोचक हैं और सभी को लुभाने वाले हैं, उसे हंसाते हैं। यह कहना पूर्ण रूप से उचित है कि भारतेंदु का अंधेर नगरी हास्य व्यंग प्रधान नाटक है, जिसकी प्रासंगिकता वर्तमान में भी उतनी ही है जितनी कि उस समय थी। धन्यवाद।